बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के हालात बदतरीन हो गए थे। इस डॉक्टरी की डिग्री ने सारी जमा पूंजी ले ली थी, मगर मुझे लगा था कि इस तालीम से कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरीब रोजे रखे और दिन बढ़े, यही मेरे साथ हुआ था। मैंने तरद्दुद किया तो उल्टा मुझे ही नुकसान हुआ। गांव में अस्पताल ना होने की वजह से मुझे शहर आना पड़ा। यहाँ कुछ महीने ख्वार होने के बाद एक अस्पताल में नौकरी मिली। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर ना होने से बेहतर थी। मैं दिलजोई से काम कर रहा था, मगर यहाँ के बड़े डॉक्टरों के उसूल मुख्तलिफ थे। उनके मुताबिक अगर कोई भी मरीज आए तो उसकी एंट्री होगी, चाहे कितना ही नाजुक मौका हो। ऐसा अगर नहीं किया तो कल को पुलिस केस बन सकता है, और केस में वही डॉक्टर जेल जाएगा जिसकी उस वक्त ड्यूटी होगी। मैं तो मजबूर था। सब डॉक्टर इस बात से मुत्तफिक थे, क्योंकि बाज़ औक़ात यही सूरत हाल हो गई थी। वक्त सही गुजर रहा था। जैसे तैसे मैंने दूसरे अस्पताल में नौकरी का कहा, तो वहां एक सिफारिश से मुझे नौकरी मिल गई। मैं खुश था कि चलो यहां से तो जान छूटी, मगर कहते हैं ना, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। यही हाल मेरा हुआ। इस अस्पताल में भी अजीब उसूल थे, यहां भी ऐसे ही हाल थे। मैं खामोशी से अपने काम में ध्यान लगाने लगा। कल को मुझे कुछ हासिल करके यहां से वापस भी जाना था। वहां मेरी माँ और मेरी बहन मुंतजिर बैठी हैं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। जो कुछ हो रहा था उसके बाद मुझे इस नौकरी से फायदा मिलने वाला ही था कि एक नई मुसीबत आ गई। शहर में एक वबा चली। लोग खुद ब खुद चलने से मफलूज होने लगे। ये बीमारी देखते ही देखते सर चढ़ गई। अस्पतालों में हुजूम बढ़ गया। एक सीनियर डॉक्टर ने तमाम डॉक्टरों को बुलाया और कहा कि ये सब लोग इस बीमारी से डर गए हैं, इसीलिए खौफ से और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इस सब में हमें अपने अमले के साथ इनकी बहुत खिदमत करनी है, ताकि कल को जब ये वबा के दिन टल जाएं तो लोग हमारे अस्पताल की तारीफ हुकूमत से करें। इसका फायदा हम सबको होगा। ये सब सुनकर मुझे बुरा लगा कि डॉक्टर को लोग अपना मसीहा मानते हैं, और यहाँ ये सब हो रहा है। कैसे पत्थर दिल लोग हैं, जानों का सौदा कर रहे हैं। मगर मैं बस ये सब सोच सकता था। मुझे अफसोस था कि मैं ऐसी एक खुदपरस्त टीम का हिस्सा हूँ जहाँ बस हर एक शय से बढ़कर अपना आप है। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर रहा था। इस बीमारी के बारे में इंकशाफात ज़ेर गौर थे। कुछ का कहना था कि लाइलाज है, मगर इसी बयान के खिलाफ कुछ लोगों का कहना था कि ये सब एक बीमारी है जो कि हड्डियों का कैल्शियम खत्म होने की वजह से होती है। इसका दौरानिया ज़्यादा नहीं है, मगर जिस शख्स को ये सब लाहक हो जाए तो उसे चाहिए कि एहतियात करे, अपने छोटे बच्चों से दूर रहे। लोगों को ये वबा नहीं है, मगर खौफ से होने लगी है। वहम उनके दिल में अपनी बुनियाद बना देता है, जिसकी वजह से इस किस्म के नतीजे सामने आ रहे हैं। इस बीमारी का इलाज फ़कत खुद को हर किस्म के वहम से बचाव है। इसीलिए डॉक्टर और प्रेस ने बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। लोग काफ़ी हद तक इस बात को समझ तो गए कि ये सब वक्ती है। वहम करने से बीमारी मजीद बढ़ रही है। मैं भी यही बात समझ गया था कि साइंस सही कहती है। जैसा हम सोच लेते हैं कि यही होगा, तो बिलाखिर वही होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही नतीजा निकलता है। इस बीमारी से लोग निकलने लगे, वरना जितना काम था अस्पताल में, ये दिन किसी आजमाइश से कम नहीं गुजर रहे थे। नौकरी बचाने के चक्कर में हमने बहुत काम किया, और इसका नफा नुकसान सब सीनियर डॉक्टर ही बताएंगे। कल शाम को सीनियर डॉक्टर ने सबको बुलाया और कहा, मुझे ये सब बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे अस्पताल को इस साल बेहतरीन हेल्थ केयर का इनाम मिलेगा। ये सब हुकूमत ने हमारी बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए कहा है। सब डॉक्टर ये बात सुनकर खुश हो गए, मगर जैसे ही अगली बात सीनियर डॉक्टर ने गोश गुजार की, सबकी ख्वाहिश वहीं ठह गई। उन्होंने कहा, तनख्वाह बस उन्हीं डॉक्टर्स की बढ़ेगी जो कि इस साल अलग अलग गाँव में जाकर हेल्थ कैंप लगाएंगे। पहले ही इस बीमारी की वजह से इतना काम था कि एक वक्त सुकून से किसी ने खाना तक नहीं खाया, और अब ये कैंप दरमियान में आ गया। बहुत से डॉक्टर्स जिनको तजुर्बा था, उन्होंने मशवरे के लिए बड़े डॉक्टर से मशवरा मांगा और कल तक जवाब देने का कहा। मैं भी फिल वक्त तो चुप रहा, लेकिन अब पछतावा हो रहा था कि उस वक्त जवाब देता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। यह नौकरी भी अगर हाथ से छूट गई तो दूर दूर तक दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपने ही सोच के घोड़े दौड़ा रहा था। न जाने ये सब सोचते हुए कब नींद मुझ पर गालिब हो गई और मैं सो गया। कैंप के लिए मुझे भी जाना पड़ा, मगर मेरे साथ दो लेडी डॉक्टर भी थीं। जिस इलाके में मुझे कैंप लगाना था, वहाँ के लोग बहुत दरवेश किस्म के थे। एक दूसरे से अजीब बातें करते। जैसे कल सुबह जब मैं ताज़ा हवा खाने गया तो देखा कि दो बुजुर्ग या उधेड़ उम्र के आदमी
बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हैं। इस बात को सुनकर एक बुजुर्ग बोले, अरे इसको देखो, इसे नहीं मालूम इसने यहाँ आकर क्या गलती कर दी है। कितना निडर है, शायद बहादुर है या बेवकूफ। ये राय दूसरे बुजुर्ग की थी। मुझे उनसे उलझता देख मेरी साथी डॉक्टर मेरे पास आई और बोली, सर आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रा साइड पर चलेंगे। मैं भी फिक्रमंदी से अपनी साथी के हमरा चल दिया। उसने कहा, सर ये काफ़ी अजीब लोग हैं। कल शाम ही एक औरत आकर बोली कि मेरे जिस्म में दर्द है। मैंने कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, तो उसने अजीब रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि नहीं, मुझे सुई न लगाना, मैं मर जाऊंगी। ये बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज नहीं, तुम छोड़ो, मैं कहीं और से इलाज करवा लूंगी। उसके बाद वो औरत चली गई। मैं तो सर हैरान थी कि आज के दौर में ये सब क्या देख रही हूँ। मैंने तवज्जो से उस लेडी डॉक्टर की बात सुनी और कहा, आप सही कह रही हैं, मगर हम यहाँ मुस्तकिल नहीं आए हैं। जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करें और वापसी की राह लें। हमारा काम बस मरीज देखना है, उनका इलाज करना और उनकी जहनी हालत सुधारना है। उस दिन के बाद से हम वहाँ से काम ख़त्म करने में जुट गए, मगर एक वाक़े ने हमें ही जड़ से ख़त्म करना चाहा। रात के वक्त जब हम सो रहे थे तो एक शोर सा बर्पा हो गया। मुझे तो लगा जैसे कोहराम था। बाहर निकल के देखा तो लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। वजह समझ नहीं आ रही थी और पूछने का मकसद खुद को ही जलील करना था। हम लोग एक महफूज मकाम पर पहुंच गए तो तब मेरी जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सर ये लोग बहुत पागल हैं। मैंने कहा वो तो दिख रहा है, मगर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो मेरी डॉक्टर ने कहा, सर इस गांव में अगर किसी की बेटी पैदा हो जाए तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। मैंने हैरत से जूनियर डॉक्टर को देखा, मगर ऐसा क्यों करते हैं। तब उसने बताया कि यहाँ ये दस्तूर है। मुझे अजीब लगा, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी जान की हिफाजत थी। खुदा खुदा करके वो लोग वहाँ से चले गए। जूनियर डॉक्टर तो चली गई, मैं बस का इंतज़ार कर रहा था जब एक शख्स मेरे पास आकर बोला कि मेरी मदद करो, मेरी बीवी हामला है, उसकी ज़िंदगी बचा लो, हमारी औलाद को फेंक देना। मैंने कहा, मगर मैं ऐसा क्यों करूं। तो उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, बस समझो कि ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। मैंने न जाने क्यों हामी भर ली और जैसे ही ऑपरेशन के लिए गया तो वहाँ एक अलग जंग थी। वो लड़की शौहर की बुराई कर रही थी। मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। उस लड़की ने मुझे एक ऐसी दलील पेश की जिसे सुनकर मैं तंग रह गया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम आरजू है और मेरा ताल्लुक एक गांव से है। हमारा गांव शहर से करीब ही था, ज़्यादा फासला नहीं था और गांव में भी शहर की तरह हर सहूलत मौजूद थी। गांव में रहने की वजह यह थी कि यहाँ पर सारे ख़ानदान वाले आबाद थे। इसके साथ ही मेरे अब्बा की कुछ ज़मीन थी, वो भी गांव में ही थी और अब्बा उस ज़मीन को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे। उस ज़मीन के अलावा शहर में बड़ी 2 दुकानें भी थीं जो मेरे अब्बा ने किराए पर दी हुई थी, लेकिन हम लोग खुद इस गांव में रहते थे। हम 2 ही बहन भाई थे। मुझसे बड़ा मेरा भाई था और मैं सबसे छोटी और लाडली थी। मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसूलों के बहुत ही पक्के थे। जो चीज़ एक बार कह देते उसमें कोई भी मुदाखलत उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी और ना ही वो इस चीज़ को पसंद करते थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को आला तालीम नहीं दिलवाई जाती थी, उन्हें घर में ही रखा जाता था, घरदारी सिखाई जाती थी और जैसे ही वो 17-18 साल की होती थी तो उन्हें रुखसत कर दिया जाता था। जबकि मुझे पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। मेरे बाबा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया था, क्योंकि हमारे माली हालात काफ़ी अच्छे थे। वो जब भी शहर जाते तो मेरे लिए ढेरों चीज़ें लेकर आते थे, लेकिन जब भी मैं उन्हें अपने लिए किताबें लाने का कहती तो उन्हें गुस्सा आ जाता। वो ये कहते कि वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी भी अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लड़कियों को तालीम दिलवा दी जाए तो वो ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। अब्बा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये सोच सिर्फ मेरे अब्बा की नहीं थी, यहाँ पर मौजूद हर दूसरे आदमी की यही सोच थी और यही वजह थी कि जिसकी वजह से हमारे गांव में ज़्यादातर लड़कियां तालीम से महरूम थी। सिर्फ चंद एक ही थी जिन्होंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की थी, और वो भी यहीं के सरकारी स्कूल से। मेरे ज़िद करने पर अम्मा ने बड़ी मुश्किलों से अब्बा को इस बात पर राज़ी कर लिया था और फिर अब्बा ने गांव के स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मैंने वहाँ से 10 जमातें पास की थी। उसके बाद तो मुझे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता और अब्बा मुझे कभी भी शहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे घर में रहने का कहा था।
बल्कि अब तो ये भी कहा था कि अब मैं घर से बाहर कम निकला करूं, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूं। जल्द ही वो कोई मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी कर देंगे। मैं अपने भाई की बहुत ही लाडली थी। जिस तरह अब्बा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और खुश होते थे, मेरा भाई भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी सोच यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों जैसी बिल्कुल नहीं थी। भाई को खुद तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की थी और उसके बाद अब्बा के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। इसमें उन्होंने मेरा भरपूर साथ भी दिया था। भाई मुझे शहर से वो सारी किताबें ला देते थे जो मुझे चाहिए होती थी, और मैं घर में बैठकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी, जबकि अब्बा को इस बात का इल्म नहीं था। मैं अब्बा से चुप चुप कर अपने कमरे में बैठकर पढ़ती थी, और जब मुझे पेपर्स देने के लिए जाना होता था तो भाई के साथ किसी बहाने से चली जाती थी। अब्बा इस बात से अनजान थे। अगर इस बात का इल्म उन्हें हो जाता तो यकीनन वो भाई को और मुझे कभी भी माफ़ ना करते। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये मेरा शौक था और मैं इसे हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इसीलिए मैं उनसे झूठ बोल रही थी, जबकि अम्मा ये बात जानती थी। उन्होंने भी बहुत मर्तबा भाई को और मुझे समझाने की कोशिश की थी कि जिस दिन तुम्हारे अब्बा को इल्म हुआ उस दिन बहुत बुरा होगा, मगर भाई ये कह देते थे कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। भाई की बदौलत मैंने एफए के इम्तहान भी पास कर लिए थे। अब्बा को अभी तक मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला था, इसीलिए वो खामोश थे, और इस बात का फ़ायदा मुझे हो रहा था। मैं अपना शौक और अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी, जबकि भाई का रिश्ता बचपन से ही पप्पू की बेटी से तय हुआ था। मुझे तो भाई की मंगेतर बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल जाहिल थी, एक दिन भी कभी स्कूल नहीं गई थी, और मेरे भाई ने तो फिर भी 10 जमातें पास की हुई थी। लेकिन अब्बा ने तो अपना फैसला सुना दिया था कि भाई की शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। जबकि अब्बा के इस फैसले से भाई भी ज़्यादा खुश नहीं थे। मैंने बहुत मर्तबा उनकी आंखों में उदासी देखी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा से कहने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो खामोशी से अब्बा के फैसले पर सर झुका गए थे। जितनी मर्तबा भी हम फुप्पो के घर गए थे तो मैंने कभी भी अपने होने वाली भाभी को कोई ढंग का काम करते नहीं देखा था। सारा दिन वो या तो घर से बाहर अपनी सहेलियों के घर गुजारती थी, और अगर घर में होती भी थी तो पूरा दिन उनका सोकर ही गुजरता था। किसी चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, न ही किसी चीज़ की परवाह थी। मगर अब्बा की जिद के आगे कौन कुछ कह सकता था। अम्मा को भी वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। अम्मा चाहती थी कि भाई की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो घर को एक घर की तरह चलाए और एक घर की तरह जोड़ कर रखे, जिस तरह से शुरू से लेकर अब तक अम्मा ने इसे जोड़ कर रखा था। लेकिन मेरी भाभी की हरकतें और सारी चीज़ें देखकर तो इस बात का अंदाज़ा होता था कि वो इस घर को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगी। उन्हें अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचती। सारा दिन तैयार होकर या तो वो अपने कमरे में बैठी रहती थी या फिर अपनी सहेलियों के घरों में घूमती रहती थी। पुप्पो ने कभी भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे किरदारी पर लगाया था। ये सब कुछ देखकर तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि अब्बा शायद मेरे लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता तलाश करेंगे। मेरे अब्बा अपने बच्चों से चाहे जितनी भी मोहब्बत करते थे और उनकी ख्वाहिशात का जितना भी एहतराम करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का फैसला वो खुद ही करते थे, और ख़ानदान से बाहर शादी करने का तो हमारे यहाँ रिवाज था ही नहीं। सब लोगों की शादियाँ ख़ानदान में ही होती थी, फिर चाहे वो शादियाँ जोड़ की हों या फिर बेजोड़ हों, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिस तरह से मेरे भाई और मेरी भाभी का कोई जोड़ नहीं था, इसी तरह से बहुत सारे बेजोड़ रिश्ते हमारे ख़ानदान में पहले भी हो चुके थे। मेरी भाभी की 3 बहनें और एक ही भाई थे। उनका भाई सब बहनों से छोटा और लाडला था, और इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। सारा दिन वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। न किसी काम की होश होती थी और न ही वो किसी काम का था। शायद ही कोई ऐसा बुरा काम होगा जो उसने ना किया हो। आते जाते गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। इसके साथ ही नशे का भी आदी था। लेकिन फिर भी फुप्पो ने जाने क्या सोचकर अपने इकलौते और बिगड़े हुए बेटे के लिए मेरा रिश्ता अब्बा से मांगा था, और अब्बा ने ये बात सुनते फौरन ही इनकार कर दिया था, जबकि फुप्पो ने उन्हें मजबूर करने की बहुत कोशिश की थी और ये तक कह दिया था कि अगर अब्बा ने इनकार किया तो वो अपनी बेटी का रिश्ता भी भाई को नहीं देंगी। लेकिन अब्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब थक हार कर पप्पू का अंदाज़ा हो गया कि अब्बा उनके किसी बहकावे में नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपनी जिद खत्म कर दी थी और इस बात को मान लिया था कि अब्बा कभी भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। इसीलिए बेहतर यही था
कि वो अपनी बेटी को खामोशी से रुखसत कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल रहा है। अब अगर उन्होंने अपनी जिद में इनकार किया तो नुकसान उन्हीं का होगा, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं था। इसीलिए वो चुप हो गई थी और उन्होंने इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं किया था। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती थी। अब्बा की भी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसीलिए अब्बा ने भी यही फैसला लिया था कि वो भाई की शादी कर देते हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि किसी तरीके से अब्बा को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि वो इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि शादी की तारीख तय हो गई थी और दोनों घरों में शादी की तैयारियां भी की जा रही थी। भाई से भी मैंने बहुत मर्तबा पूछने की कोशिश की थी कि आखिर उनकी खामोशी की क्या वजह है। अगर वो किसी और को पसंद करते हैं तो वो अब्बा से इस बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन वो चुप हो जाते और यही कहते थे कि अब्बा ने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया होगा और उन्हें इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। आखिरकार मेरी भाभी रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी और अब्बा ने जो अपने बड़ों से वादा किया था उसे पूरा कर दिया था। भाई की शादी के कुछ ही दिन के बाद अब्बा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। भाई उन्हें लेकर शहर चले गए थे ताकि उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे अब्बा पूरा 1 महीना शहर के अस्पताल में रहे। मैं और अम्मा भी कभी कभार उनसे मिलने के लिए चली जाती थी, लेकिन भाई उनके पास वहीं रहते थे। इन सारी कोशिशों का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। 1 महीने के बाद मेरे अब्बा इस दुनिया से चल बसे। ऐसे उनका इंतकाल हो गया था। अब्बा के जाने का सदमा हम सारे घर वालों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन भाई ने हिम्मत नहीं हारी थी। ना सिर्फ उन्होंने इस घर को संभाला था, बल्कि इसके साथ ही सारे कारोबार को भी और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और अब्बा को हमसे बिछड़े हुए 6 महीने गुजर गए थे और भाई की शादी को भी 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक भाई की औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि भाई ने कभी भी भाभी को इस वजह से कोई ताना नहीं दिया था और ना ही कभी उनके साथ कोई बुरा रवैया रखा था। हम लोगों ने भी कभी उनके साथ किसी मामले में ज्यादती नहीं की थी, लेकिन एक दिन मेरी भाभी को इस बात का इल्म हो गया था कि शादी से पहले अब्बा के अलावा इस घर में कोई भी राजी नहीं था इस शादी पर। और उस दिन के बाद से न जाने उन्हें क्या हो गया था, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के काम करने लगी थी। हर वक्त वो इस बात पर झगड़ा करती थी कि मेरे भाई उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे और उस लड़की से शादी करेंगे जिसे वो पसंद करते हैं, जबकि भाई का ऐसा कभी कोई इरादा नहीं था। वो उन्हें समझाने की भी कोशिश करते कि अगर उन्हें ये सब कुछ करना ही होता, शादी करने के लिए कभी हाँ करते ही ना, वो पहले ही अपनी मर्जी करते। और अब अगर उन्होंने अपने अब्बा के कहने पर यह रिश्ता जोड़ा है तो वो पूरे दिल से और ईमानदारी से इसे निभाएंगे। लेकिन भाभी की समझ में कुछ नहीं आता था। वो वही करती थीं जो उन्हें ठीक लगता था और अब तो उन्हें इस बात की भी फिक्र सताने लगी थी कि उनकी औलाद नहीं है। कहीं इसी वजह को जवाब बनाकर भाई उन्हें छोड़ न दे, लेकिन भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मगर फिर भी मेरी भाभी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया था ताकि उनके घर में औलाद हो सके। अम्मा उन्हें समझाती थी कि इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता, औलाद तो अल्लाह की देन होती है और जब उसकी मर्जी होगी वो अता कर देगा। लेकिन भाभी वो चुप करके बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। आए दिन वो अपनी माँ के घर पहुंच जाती थी और फिर पप्पो के साथ जाने वो किस किस जगह जाती थी और क्या क्या करती थी। अम्मा ने तो अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि अम्मा भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। अगर तो वो पढ़ी लिखी होती तो शायद इस बात को समझ भी जाती, लेकिन अब क्योंकि उनकी सोच ही वैसी थी जैसी यहाँ की हर औरत की थी, इसीलिए उन्हें समझाना बेकार था। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी घर आई थी और आते ही उन्होंने अम्मा को बताया कि अब उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं और अम्मा हैरान थी कि आखिर ऐसा भी क्या उनके हाथ लग गया था कि उनके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा और जाना माना हकीम है। गांव की तकरीबन सभी औरतें जो बे औलाद होती हैं उनके पास जाती हैं, वहां से तेल लेकर आती हैं और रात भर उसे अपने पेट पर लगा कर रखती हैं और फिर उनकी मुराद पूरी हो जाती है। ये बात तो मैंने पहले भी सुन रखी थी कि हमारे गांव में एक ऐसे हकीम हैं जो इस किस्म का तेल देते हैं, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया था, क्योंकि मेरी भाभी वो तेल घर लेकर आ गई थी और बहुत खुश भी थी। अम्मा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था और उन्हें उनकी मर्जी करने दी थी, क्योंकि भाई का भी यही कहना था कि भाभी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर है उन्हें वो करने दें जो उन्हें करना है। भाभी वो तेल ले आई थी और एक दिन मैंने देखा
कि वो उस तेल से मालिश कर रही थी। अब्बा के जाने के बाद मेरे रिश्ते की बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अम्मा ने भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा था, इसीलिए अभी तक ना तो मेरी कहीं मंगनी हुई थी और ना ही शादी। मैं कंवारी थी और घर में ही मौजूद होती थी। मेरी भाभी जो हकीम साहब से तेल लेकर आई थी, एक दिन गलती से मैंने वो तेल उनके कमरे से उठा लिया और वो तेल लगा लिया। वो तेल लगाकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन जब सुबह उठी तो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। अम्मा और भाई सभी लोग ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो गए थे। भाई ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया था और जैसे ही डॉक्टर चेक करने आया तो उसने मेरे होश उड़ा दिए थे जब उसने अम्मा से कहा कि तुम्हारी बेटी हामला है। अम्मा तो ये बात सुनकर घबरा ही गई थी, जबकि मैं खुद इस बात पर परेशान थी। अम्मा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उस डॉक्टर का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद जब अम्मा ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उनसे यही कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कल रात जो तेल लगाया था, कहीं ये वही तो नहीं था जो मेरी भाभी उस हकीम से लेकर आई थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था हर भाभी का कहना था कि जो भी औरत इस तेल को लगाती वो हामला हो जाती थी। क्या वाकई इसमें सच्चाई थी? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। हम सब लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। जैसे ही ये बात भाई और भाभी को मालूम हुई थी, भाई तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो चाहे मुझसे जितनी भी मोहब्बत करते थे, लेकिन अब्बा की तरह कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं बाहर किसी भी लड़के से कोई बातचीत करूं या फिर किसी से मेरा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हो। जब से उन्हें ये बात पता चली थी, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये सब कुछ इस तेल की वजह से हुआ है, बल्कि उन्होंने तो मुझ पर शक करना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, लेकिन भाई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन के बाद मेरे और भाई के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आ गई थी, और कल तक जो भाई मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, आज वो मुझे इस घर में देखना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अम्मा से साफ कह दिया था कि वो जल्द ही कोई रिश्ता देखकर मुझे इस घर से चलता करें, वरना वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना किसी चीज़ का लिहाज किए। मैं और अम्मा बहुत परेशान थी कि बैठे बिठाइए किस मुसीबत को गले डाल लिया था, और ये सब कुछ मेरी भाभी की वजह से हुआ था। मगर भाई समझने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा ने बहुत कोशिश की थी कि जल्दी से मेरा कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं था। जब मेरी भाभी ने जाने मुझसे किस दुश्मनी का बदला निकाला था कि अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए ले आई, उसी भाई का जो एक नंबर का आवारा था, और अब्बा ने 2 साल पहले ही इस रिश्ते को इनकार कर दिया था। लेकिन फुप्पो जैसे ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, भाई को ये बात पता चली तो वो एक सोच में पड़ गए। अम्मा ने तो फौरन इनकार कर दिया था, लेकिन भाई ने इनकार नहीं किया था। जाने वो क्या सोच रहे थे। इसके साथ ही फुप्पो ने भाई से ये भी कह डाला कि भाभी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। आखिर को जो कुछ भी हुआ है, सब लोग मुझे ही गुनहगार समझेंगे, और इसके साथ ही हमारे घर पर भी उंगलियां उठेंगी। मेरे अब्बा जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे, उनका नाम खराब होगा, और इस सूरत हाल से सबको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर मेरे भाई खामोशी से चुप करके उनके बेटे को हाँ कर दें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर भाई ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे में नुकसान हमारा ही होगा, उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा। फुप्पो को तो मौका मिल गया था, और मैं अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रही थी। भाई ने बिना अम्मा से मशवरा किए, बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और जुमे के दिन निकाह करके मुझे रुखसत करने का फैसला भी ले लिया था। मैंने बहुत दुआएं दी थी कि मेरे भाई मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करें, लेकिन उन पर तो मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं था। उन्होंने तो पुरानी सारी बातों को भुला दिया था। ये वही भाई थे जो मेरी खुशी के लिए अब्बा से भी झूठ बोलते थे, और आज खुद ही अपने हाथों से मुझे ऐसे इंसान के साथ रुखसत करने जा रहे थे जिसके साथ मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अम्मा भी चुप थी, क्योंकि अम्मा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, और भाई ने अम्मा से सिर्फ यही कहा था कि अगर अम्मा के पास कोई और रास्ता है तो वो उन्हें बता दे, वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अम्मा ये बात सुनकर चुप हो गई थी। हर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेरे निकाह में 2 दिन बाकी थे, और मैं मुसलसल इस बात को सोच रही थी कि अगर मेरी शादी इस शख्स से हो गई तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी।
भाई ने तो जज्बात में आके फैसला ले लिया था, लेकिन मैं तो अक्लमंदी से काम ले सकती थी। मुझे अपने आप के लिए खुद ही कुछ करना था। मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी कि मैं ख़ानदान के ऐसे गलत फैसलों को मानकर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देती। अपने आप को बचाने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो यही था कि इस निकाह से पहले मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। मैं जानती थी कि ऐसा करने के बाद मेरे बारे में सब लोग बहुत गलत बातें करेंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल अपने आप को बचाना था और बाकी सारी बातें बात की थी। इसीलिए मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और निकाह से ठीक एक दिन पहले रात के अंधेरे में सब लोगों के सोने के बाद मैं घर से निकल गई थी। अपनी ज़रूरत की चंद चीज़ें ली थी और अपने घर से भाग आई थी। मैं शहर आ गई थी। मैंने यही सोचा था कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती थी कि तेल की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुझे इस राज को जानना था। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी जो कि कोई नहीं जानता था, और मुझे इस वजह को सब लोगों के सामने लेकर आना था। वो हकीम सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और मुझे उसकी असलियत खोलनी थी। इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले तो मैं इस शादी के झंझट से बचकर निकलती, और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गई थी। जैसे ही मैं शहर पहुंची थी, सबसे पहला काम मैंने यही किया था। मुझे इस बात की तस्दीक करनी थी कि जो कुछ उस डॉक्टर ने मेरे बारे में कहा था, क्या वो सच था या फिर उसने झूठ बोला था। यकीन तो मुझे इस बात पर था कि उसने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली करना चाहती थी। इसीलिए मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में गई थी, जहां पर जाकर मैंने अपना पूरा मुआयना करवाया था। और उसके बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये सब कुछ झूठ ही था। उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, लेकिन आखिर उसने ये झूठ बोला क्यों था? और इसके साथ ही क्या उस हकीम साहब का दिया हुआ तेल वाकई में झूठा था? तो फिर औरतें इस तरह से उनके पास भागी भागी क्यों जाती थीं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना मैं समझ चुकी थी कि इन सारी बातों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, जिससे मैं अनजान थी। और यहाँ रहते हुए मुझे इसी राज को जानना था। मैं जानती थी कि मेरे घर से आने के बाद पीछे हंगामा मचा होगा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि जैसे ही मैं इस हकीकत को जानकर अपने घर वापस लौटूंगी और सब लोगों को सच बताऊंगी, तो मुझे यकीन था कि भाई समेत सभी लोग मुझे माफ़ कर देंगे और मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। मुझे इस बात का भी यकीन था कि भाई को जो मुझ पर शक था कि कहीं मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, यकीनन उस बात पर अब उन्हें यकीन हो गया होगा कि मैं उसी के साथ घर से भागी हूँ। लेकिन मुझे सही वक्त का इंतज़ार था और मुझे उम्मीद थी कि सही वक्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शहर पहुँच तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं अस्पताल के ही कोने में बैठी थी जब एक औरत वहाँ से गुजरी और उसने मुझे देखा तो मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यही कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं लावारिस हूँ। वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छी औरत थी। उसका कहना था कि इस घर में वो सिर्फ अपने बेटी के साथ रहती है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। और फिर मैंने उसके घर में रहना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही मैंने उन्हें पूरी हकीकत बता दी थी, जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरी सारी बातें सुनकर उस औरत ने मुझसे ये कहा था कि उसका बेटा पुलिस वाला है और इस राज को जानने में और हकीकत तक पहुंचने में वो मेरी भरपूर मदद करेगा। बहुत जल्दी ये कहानी खुलकर सबके सामने आ जाएगी और मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। उस घर में रहते हुए मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। वो औरत हर तरह से मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझे उस घर में कोई परेशानी नहीं थी, जबकि उनका बेटा ज़्यादातर तो घर से बाहर होता था। दिन को भी वो अपने काम में मसरूफ़ रहता था और रात को भी कभी कभार ही घर लौटता था। एक दो मरतबा ही मेरा उससे सामना हुआ था और मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी थी। उसने मेरी मदद करने का वादा किया था और मेरे कहने पर उस हकीम के बारे में पता लगवाना शुरू कर दिया था, जो कि एक जाली तेल हमारे गांव में बेच रहा था और औरतों को बेवकूफ़ बना रहा था। उस पुलिस वाले का कहना था कि वो जल्द उस तक पहुंच जाएगा। ना सिर्फ मुझे इंसाफ मिलेगा, बल्कि उस झूठे हकीम को भी वो उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। उस घर में रहते हुए मुझे 1 महीना गुजर गया था। जो बात मुझे सुनने को मिली थी उसने तो मुझे हैरान कर दिया था। उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि उसने सारी तहकीकात कर दी है, जबकि जिस हकीम की मैं बात कर रही थी वो ना तो कोई धोखेबाज है और ना ही कोई ऐसा घिनौना काम करता है जिसकी बिना पर उसे पकड़ा जाए या फिर उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो एक जाना माना हकीम है और जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ तैयार करता है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है।
उसका तैयार किया गया तेल बिल्कुल ठीक है और जो भी बेऔलाद औरत उसे इस्तेमाल करती है उसके घर औलाद होती है और इसमें कोई शक नहीं था। तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था? पहले उस तेल का हमारे घर में होना, उसके बाद मेरा उसको इस्तेमाल करना और फिर उस डॉक्टर का वो सब कहना, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ आकर तो साबित हो गया था कि ये सब कुछ झूठ है। अगर वो तेल वाकई में असली था तो फिर ये बात झूठी कैसे हो सकती थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने इन सारी बातों पर गौर व फिक्र करना शुरू किया तो मैं एक नतीजे पर पहुंच गई थी। यकीनन इस सारे मामले में कोई ऐसा इंसान भी था जो कि झूठ बोल रहा था और हम सबको धोखा दे रहा था। वो कौन था? मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया था। मैंने अपने गांव जाने का फैसला किया था, जबकि जिस औरत के पास मैं रह रही थी उसका कहना था कि वो भी मेरे साथ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे देखकर गुस्से में आ जाए और मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, जबकि हम दोनों का जाना भी ठीक नहीं था। इसीलिए उस औरत का बेटा, जो कि पुलिस वाला था, जिसने इस सारे काम में मेरी इतनी मदद की थी, उसने भी हमारे साथ जाने का फैसला किया। हम तीनों हमारे गांव के लिए रवाना हो गए थे और हम तीनों ही सारी कहानी को समझ चुके थे कि किसने मेरे साथ कैसा खेल खेला था। हम लोग अपने घर पहुंचे थे, जबकि मुझे देखकर भाई शदीद गुस्से में आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा थम गया था। जब हम लोगों ने उनसे ये कहा था कि एक मर्तबा वो मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद उन्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कसूरवार कौन था और सजा किसे मिलनी चाहिए। ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मेरी भाभी ने जानबूझकर किया था। ये बात सच थी कि हमारे गांव में एक ऐसा हकीम था जो कि ऐसा तेल बना कर देता था, लेकिन मेरी भाभी जो तेल लेकर आई थी वो हकीम से लेकर नहीं आई थी, बल्कि वो तेल वो अपनी अम्मा के घर से लेकर आई थी और उन्होंने जानबूझकर हमसे झूठ बोला था कि ये वही तेल है। हकीकत में वो कुछ भी करके मेरी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। वो लोग हमसे इस बात का बदला ले रहे थे कि मेरे अब्बा ने इस रिश्ते के लिए इनकार किया था, इसीलिए मेरी भाभी ने उस घर में रहते हुए मेरे साथ ये सब कुछ किया। मेरी भाभी जो तेल अपने घर से लाई थी उसके अंदर एक ऐसी दवा मिलाई थी जिसकी वजह से मैं सुबह उठते ही बेहोश हो गई थी, और जो डॉक्टर हमारे घर आया था जिसने मेरी अम्मा को और सब घर वालों को झूठी खबर सुनाई थी, वो डॉक्टर भी मेरी भाभी के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा था। उसने मेरी भाभी के कहने पर झूठ बोला था। मेरी भाभी ने उसे पैसे दिए थे कि वो मेरी अम्मा से ये बात कहे। वो जानती थी कि जब मेरे भाई को इस बात का इल्म होगा तो वो मुझे इस घर में रखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और मुझे इस घर से भेजने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे तो वो कभी भी भाई को इस रिश्ते पर राजी नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा था और उन्होंने मेरे भाई के साथ ये गेम खेली थी कि हम लोग भी उस डॉक्टर की बात पर यह सोचकर यकीन कर लेंगे कि वाकई में ये सच है, क्योंकि मैंने उस हकीम का तेल इस्तेमाल किया था और शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है, जबकि वो तेल तो उस हकीम का था ही नहीं। और फिर मेरी भाभी का सारा प्लान काम कर गया था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ था। भाई ने जैसे ही ये बात सुनी थी तो वो मेरी शादी भाभी के आवारा भाई से करने के लिए भी तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। और उसके घर वालों का मकसद पूरा होने ही वाला था जब मैं घर से भाग गई। जैसे ही भाई को ये बात पता चली थी तो ये बात सुनते ही उन्होंने भाभी को तलाक देकर घर से निकाल दिया था कि उन्होंने इस घर में रहते हुए इस घर की बेटी के साथ ये सब कुछ किया था। उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। इसके साथ ही भाई ने मुझे माफ कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर मैं उस दिन घर से ना भागती तो शायद मैं कभी इस हकीकत तक पहुंच ही ना पाती और सारी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जो मुझे अजियत के सिवा कुछ भी ना देता। भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी, फिर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। जबकि जिस औरत के साथ मैं यहाँ आई थी, जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था और भाई को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। इसके साथ ही अम्मा ने भी भाई का रिश्ता उसी लड़की से तय कर दिया था जिससे वो मोहब्बत करते थे। और फिर 1 महीने के बाद ही मेरी और मेरे भाई की धूमधाम से शादी हुई थी। मेरे भाई अपनी शादी से बेहद खुश थे। उनकी बीवी जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे और अब्बा की वजह से उन्होंने अपनी इस मोहब्बत को छोड़ दिया था। आखिरकार उन्हें वो मिल गई थी और मैं भी रुखसत होकर एक ऐसे घर में आई थी जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें सही और गलत की पहचान थी, जिन्हें मेरी कदर थी और जो लोग मुझसे मोहब्बत करते थे। और मेरे भाई की पहली बीवी, मेरी फुप्पो की बेटी, जिसने मेरे साथ बुरा करने के बारे में सोचा था, आखिर में उसके साथ खुद ही बुरा हुआ था। अब वो अपने घर में ही बैठी थी। कोई भी उसे ब्याहने के लिए नहीं आया था, क्योंकि ना तो वो तालीम याफ्ता थी और ना ही उसमें कोई हुनर था। जो भी पहली मर्तबा उसे देखने आता था
उसकी हरकतों की वजह से इनकार करके चला जाता था। हमने तो सिर्फ अब्बा की वजह से इस रिश्ते को कबूल किया था, लेकिन भाभी ने जो कुछ भी किया था उसके बाद उसकी यही सजा थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह से अपने घर में बैठकर गुजारे। मैंने अपना चश्मा वापस आंखों पर लगाया और जरा ठहर कर बोला, ये सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि तालीम की कमी इन सब में है, वरना जितना शऊर तुम्हें और तुम्हारे भाई को था उससे तो एक नस्ल संवर गई। फिर ये शौहर क्या था तुम्हारा? उस लड़की ने कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरा शौहर इस इलाके का रईस जरूर है, मगर ये जद्दी पुश्ती रईस नहीं है। ये वही हकीम का बेटा है जिसके बुने चाल ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने पूछा, तुम जब ये सब जानती थी तो क्यों उसके साथ मरासिम बढ़ाए? तब उस लड़की ने कहा, मैं ये सब पहले से जानती होती तो आज इस हाल में नहीं होती। मैं उस वक्त खामोश हो गया और लड़की के बताने पर उस जगह पुलिस को ले गया जहां ये गंदा खेल जारी था। मौके पर ही वो लोग पकड़े गए। हुकूमत ने मुझे इस बात पर एजाज दिया और आरजू, जो कि इस कहानी के एक जरिया थी, न जाने कहाँ गुम हो गई। मैं अक्सर बैठा सोचता हूँ कि अगर ये कैंप ना लगता तो उन लड़कियों का क्या होता जो उस वक्त टेम्पो में लोड होकर दूसरे मुल्क जा रही थी। अगर मैं वापस चला जाता तो उन लड़कियों की बर्बादी में मैं भी मुजरिम ठहरता, मगर करम हुआ मुझ पर कि मुझे इस उलझन से बचा लिया पाक रब ने। औलाद देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। कम सिर्फ लोग पांचपन का शिकार होते हैं। असल में वो लोग पांच नहीं, कम अकल होते हैं, और जो रिश्तों में ऐसी कशमकश डाल देते हैं जो मुस्तकबिल में उनका मुकद्दर ठहरती है। खुश रहें और कोशिश करें कि अगर किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकते तो गम भी ना दें। किसी की उम्मीद नहीं बन सकते तो उसको तोड़ने के लिए कुल्हाड़ा भी न बने। मैं ये बात जानता हूँ कि कहने में और बर्दाश्त करने में फ़र्क होता है। लोग कहते हैं जब सहना पड़े तब पता चलता है, मगर असल बात यही है, जब कहने का वक्त हो और कहा ना जाए तब पता चलता है इंसान का ज़र्फ और उसका अमल। बाकी रब सलामत रखें, मुतमईन रहें, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। एक एक शय ने मुद्दत के बाद इख्तिताम को पहुंचना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। ये दुनिया, रिश्ते सब फानी है, हर ख्वाहिश बेकार है। जिसको पाने में हम एक जिंदगी लगा देते हैं, असल में वो फानी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।